बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने इसका इंट्रोडक्शन और यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़, ये काफ़ी लेंथी यूनिट है। ये जो स्लाइड्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स कवर है और एक दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो कि ये स्लाइड्स कवर करने के बाद दूसरे स्लाइड्स में स्टार्ट करूँगी, वहाँ से कवर होंगे। तो ये जो स्लाइड्स मैंने स्टार्ट की हुई है, ये तकरीबन 137 स्लाइड्स हैं। तो इसीलिए आपने इसको रूटीनली पढ़ना है और ये यूनिट कवर करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है आप लोगों के कोर्स के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में है कि जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उसको आप ओवरव्यू करेंगे इस यूनिट में। इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। वैक्सीन और प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो है उनको इनलिस्ट करेंगे। ये यहाँ पे ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ स्टूडेंट्स के इसका ये जो नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है कि इनलिस्ट वैक्सीन एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो यहाँ पे भी इसके कुछ कंसेप्ट इन स्लाइड्स में भी हैं, लेकिन जो इन स्लाइड्स के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वहाँ पे ये जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ और जो वैक्सीन है, इससे रिलेटेड और प्रिवेंटेबल डिजीज़ से रिलेटेड एक अलग स्लाइड्स बने हैं, जिनमें ये सही तरीके से कवर है। वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव हमारा कवर होगा और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इन्हीं स्लाइड में, अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, इन्हीं स्लाइड्स में कवर होंगे। सिर्फ ये जो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है, वैक्सीन एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़, इसके लिए इसके कवर होने के बाद हम दूसरे स्लाइड्स पढ़ेंगे, वहाँ से ये ऑब्जेक्टिव भी हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा है कि टाइप ऑफ वैक्सीन्स आप पढ़ेंगे और कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन की शेड्यूल, और इसके अलावा कोल्ड चेन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए जो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ आप डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इम्यूनिटी के टाइप्स, इसके अलावा वैक्सीन के टाइप्स और ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, इनको एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कि जब इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट अप करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो इसको कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। तो वो जो तरीका होता है इसको बूस्ट अप करने का, वो वैक्सीनेशन होती है। बेसिकली हम वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, इम्यून सिस्टम को इस एबल बनाते हैं कि वो जो जर्म्स की अटैक हो तो उसके साथ सही तरीके से मुकाबला कर सके। तो इसको कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। तो लिखा है कि इम्यूनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस वियर बाय ए पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज़। कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें एक बंदा इम्यून बनता है। इम्यून किसे कहते हैं? इम्यून वर्ड की जो ओरिजिन है, तो ये इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब है कि रेडी फॉर सर्विस। रेडी फॉर सर्विस को कहा जाता है इम्यून। तो यहाँ पे एक बंदे को, इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू एक बंदे को रेडी फॉर सर्विस बनाया जाता है। अपने काम को सरंजाम देने के लिए उसको रेडी किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे काम सरंजाम देना मीन्स कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई तो उससे मुकाबला करने के लिए एक पर्सन को जब तैयार किया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को जब स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। तो जब इम्यूनाइजेशन होती है तो ये पर्सन जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं तो उनको रेजिस्ट करता है, उनके साथ मुकाबला करता है और उनको खुद पे हावी होने नहीं देता। टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। और आमतौर पर इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू की जाती है? वैक्सीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की जाती हैं। वैक्सीन्स स्टिमुलेट द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन और डिजीज़। और वैक्सीन क्या करती हैं?
वैक्सीन बॉडी के ख़ुद के इम्यून सिस्टम को इस एबल बनाती हैं, उसको स्टिमुलेट करती है, उसको जगाती है ताकि वो कोई इन्फेक्शन आए या कोई डिज़ीज़ आ जाए तो उस डिज़ीज़ से उस पर्सन की हिफाजत कर सके, इस काबिल बना देती है इम्यून सिस्टम को। तो ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है WHO ने लिखी हुई है इम्यूनाइजेशन की। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अब EPI का कॉन्सेप्ट आ गया कि EPI क्या है। तो स्टूडेंट्स, EPI एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोग्राम है। तो इससे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग हैं, इनका मकसद ये था कि ये ऐसे वैक्सीन बनाए और वो वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल करे ताकि वो वैक्सीन लगा के जो बचपन में जो जितने भी चाइल्डहुड में जो डिज़ीज़ वगैरह है उनका वो बच्चे जो है सही तरीके से मुकाबला कर सके और उनको जो डिज़ीज़ है उन पे कंट्रोल पा सके। तो ये इनका मकसद था। तो ऐसे डिज़ीज़ पे जो कि प्रिवेंट हो सकती हैं वैक्सीन के थ्रू, तो उस पे काबू बनाने के लिए इन लोगों ने एक हेल्थ प्रोग्राम बनाया था WHO वालों ने। और इनका मकसद ये था कि ये वैक्सीन बनाए और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को वो वैक्सीन अवेलेबल करे ताकि बच्चे वो वैक्सीन लगा के चाइल्डहुड में जो जितने डिज़ीज़ होते हैं तो उन डिज़ीज़ पे कंट्रोल पा सके जो कि प्रिवेंट हो सकते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे MCQs के लिए आपने 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो ये कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 1974 को इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1978 को लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे इस्टेब्लिश और लॉन्च से क्या मकसद है, तो इस्टेब्लिश का मतलब है कि प्रूफ होना, एक्सेप्टेड एज ए ट्रू, यानी कि जब इसको किसी चीज़ को माना जाए कि हाँ ये हकीकत है, ये सही है, ये ठीक है, तो इसको कहा जाता है इस्टेब्लिश करना। और जब वो सेंड आउट होती हैं, स्टार्ट किया जाता है उसको, तो उसको कहते हैं लॉन्च्ड होना। तो ये जो WHO वालों ने इसको अप्रूव किया था, इसको बनाया था, इसको मान लिया था कि हाँ ये बात जो है वो सही है, इस पे हमने काम करना है और ये वैक्सीन्स बनाने हैं। जब वो काम हुई थी तो उसको कहा जाता है इस्टेब्लिश होना। तो ये EPI इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में और फिर इसको स्टार्ट किया गया था, सेंड आउट किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था 1978 में। तो ये आपने याद रखनी है। It is a disease prevention activity aiming at reducing illness, disability and mortality from childhood diseases preventable by immunization। देखिए लिखा है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है वो मेनली डिज़ाइन किया गया था कि वैक्सीन्स को डिलीवर किया जा सके, यानी तमाम चिल्ड्रंस को ऑल आउट द वर्ल्ड जितने भी बच्चे हैं तो उन सब को वैक्सीन डिलीवर किया जा सके ताकि वो जितने भी जो पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर्स है उन पे कंट्रोल पा सके, यानी उनके हेल्थ के लिए जो आने वाले डिसऑर्डर्स हैं उन पे वो कंट्रोल पा सके। इस कंट्रोल पाने के लिए जितने भी वैक्सीन है चाइल्डहुड में जो डिजीज़ वगैरह आने के खदशात हो सकते हैं, ऐसे डिजीज़ जो कि वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स बना के उनको डिलीवर करना, इसी मकसद के लिए ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बना हुआ था। यहाँ पे भी लिखा है कि 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और 1978 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये एक डिज़ीज़ प्रिवेंशन एक्टिविटी है। इसका मकसद ये है कि जो ऐसे डिजीज़ जो कि प्रिवेंटेबल है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं, यानी ऐसे चाइल्डहुड डिजीज़ जो कि प्रिवेंटेबल है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करना EPI का मकसद है ताकि ये चाइल्डहुड डिजीज़ जो इलनेस काज करती हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, जो डिसेबिलिटी काज करती हैं उसको रिड्यूस किया जा सके और जो मोर्टिलिटी काज करती है उसको रिड्यूस किया जा सके। यानी चाइल्डहुड डिजीज़ की वजह से जो इलनेस, जो डिसेबिलिटी, जो मोर्टिलिटी होती है, तो उन मोर्टिलिटी, डिसेबिलिटी, इलनेसेस को रिड्यूस करने के लिए जो डिज़ीज़ प्रिवेंशन एक्टिविटी बनाई गई थी वैक्सीनेशन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको कहा जाता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI। अच्छा स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज़ द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेड इट।
जो भी जितने भी पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो बॉडी में इन्वेड होते हैं, दाखिल होते हैं, तो उनको फाइट ऑफ करना, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, तो उनको फाइट ऑफ करने की जो एबिलिटी होती है हमारे बॉडी की, तो उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। The immune system produce antibodies are cells that can deactivate pathogen. इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं कि ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजेंस को डीएक्टिव कर देती हैं, यानी उनकी जो एक्टिविटी है डिजीज़ काज करने की, तो उसको डीएक्टिवेट कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। फंगी, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया और वायरसेस आर ऑल पोटेंशियल पैथोजन। जो प्रोटोजोआ है, जो फंगी है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ये सब पोटेंशियल पैथोजन है। पोटेंशियल पैथोजन मीन्स के इनकी वजह से डिजीज़ काज हो सकती है, ऐसे ये जर्म्स है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। मेजर जो कैटेगरीज़ है वो टू कैटेगरीज़ हैं। एक तो इनेट है और एक एक्वायर्ड है। इनेट का मतलब इनबॉर्न, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, यानी नेचुरली मीन्स के बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। बिल्कुल जो है वो बर्थ के टाइम पे बच्चे में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, तो उसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी, जो कि उसके जेनेटिक फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें, कि जेनेटिक फैक्टर्स अगर उसके पेरेंट्स जो है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे की भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि वो जेनेटिक फैक्टर्स फिर बच्चों में भी आ जाते हैं। तो जो अब इनेट इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, तो WBCs की जो फंक्शन है कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी WBCs जो है वो मौजूद होते हैं, और वो जितने भी जम्स वगैरह आते हैं तो उन पे अटैक कर देते हैं। स्किन को देख ले कि बच्चे का ये जो स्किन होता है ये इंटेक्ट होता है, बाय बर्थ इंटेक्ट होता है, और जो भी बाहर के जो फॉरेन चीज़ें हैं उनको बॉडी में इंटर होने नहीं देता। इसके अलावा स्लाइवा को देख ले कि स्लाइवा बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे, और जो ट्रेकिया वगैरह है, यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स है वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होती है, और म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से वो जर्म्स को ट्रैप कर लेती है, अंदर जाने नहीं देती। स्लाइवा में ये एबिलिटी है कि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किल हो जाते हैं। टीयर्स को देख ले कि आइज़ के अंदर जो भी कोई जर्म चली जाती है तो टीयर्स की वजह से वो किल होके फिर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा HCl को देख ले स्टमक के अंदर के जितने भी बैक्टीरिया, हम पता नहीं कितने हज़ारों लाखों बैक्टीरिया जो है वो एक दिन में इंजेस्ट कर लेते हैं और हम बीमार नहीं होते। तो इसकी ये वजह है कि स्टमक के अंदर जो HCl प्रेजेंट है, तो वो इतने सारे जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो इन सब को ख़त्म कर देता है। तो ये उसी की ये हम पे वो एहसान है हम पे कि हम जितने बैक्टीरियाज़ खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो वो सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। तो ये जितने भी बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इन सब की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी, तो ये सब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जब हम देख ले, तो एक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता। बस सिर्फ यही कंसेप्ट के बारे में याद रखें कि बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होती, बर्थ के बाद ये लाइफ गुजारने के साथ साथ बन जाती है बॉडी में, तो इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं कि जिसमें बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहा जाता है कि जिसमें बाहर से किसी और सोर्स से एंटीबॉडी उठा के रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स के, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी के बॉडी के अंदर अगर ख़ुद से एंटीबॉडीज़ बने, कोई भी स्टिमुलेशन हो गई और स्टिमुलेशन की वजह से बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर अगर ख़ुद से एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, तो इसको कहा जाता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और बॉडी के अंदर अगर बाहर किसी भी सोर्स से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उठा के डाल दिए जाए, तो इसको कहा जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देख ले कि नेचुरल एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट,
कि आपकी नेचुरल एक्सपोजर हो गई इन्फेक्टिव एजेंट के साथ, मींस के फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक बैक्टीरिया जो है वो इंजेस्ट कर लिया, या किसी भी तरीके से एक बैक्टीरिया जो है वो मेरे बॉडी में चली गई, और उस बैक्टीरिया के जाने के बाद मेरा जो इम्यून सिस्टम है उसने एक्शन लिया उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, और मेरे बॉडी में उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गए। तो ये जो मैंने बैक्टीरिया इंजेस्ट किया था, तो ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, इनइंटेंशनली नेचुरली मेरे इसके साथ एक्सपोजर हो गई थी और ये बैक्टीरिया मेरे अंदर जा चुकी थी, और जब मेरे अंदर जा चुकी थी तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह बन गए, तो इसको कहा जाता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि बाहर से वैक्सीन मुझे लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन की जाती है। इम्यूनाइजेशन बेसिकली वैक्सीन के थ्रू की जाती है। और वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स बेसिकली ये वही जर्म्स होते हैं, लेकिन वो उनकी या तो जो है वो एटीन्यूएट की जाती है। एटीन्यूएट मीन्स कि उनकी जो डिज़ीज़ काज करने की एबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है, कि वो मतलब ख़त्म कर दिया जाता है कि वो डिज़ीज़ काज नहीं कर सकती, ग्रो कर सकती हैं लेकिन डिज़ीज़ काज नहीं कर सकती, या फिर उनको बिल्कुल जो है वो किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जो कि बिल्कुल वो मरे हुए पार्टिकल्स होते हैं और उनको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और फिर उनको देख के हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देता है। और वो जो एडमिनिस्टर की गई थी, वैक्सीन के फॉर्म में एडमिनिस्टर की गई थी, इंटेंशनली एडमिनिस्टर की गई थी, इम्यूनाइजेशन की गई थी, जिसके ख़िलाफ़ हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बने, तो ये कहलाती हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर अनइंटेंशनली नेचुरली हमारी कोई एक्सपोजर हो गई ना चाहते हुए किसी भी जर्म के साथ, और उस जर्म के ख़िलाफ़ हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन गए, तो उसको कहा जाता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अगर हमने इंटेंशनली वैक्सीन लगाया, इम्यूनाइजेशन की, और उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बन गए हमारे बॉडी में, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखें पेशियों में एंटीबॉडीज़ की बात थी। एंटीबॉडीज़ किस तरह बात थी कि एंटीबॉडीज़ अगर बाहर से ला के एडमिनिस्टर कर दिए जाए, यानी किसी और सोर्स से हमें एंटीबॉडीज़ मिले, एंटीबॉडीज़ हमारे ख़ुद के बॉडी में ना बने और किसी और सोर्स से हमें एंटीबॉडीज़ मिल जाए, तो इसको कहा जाता है पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके भी टू टाइप्स है, एक नेचुरल पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब देख ले स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज़ अगर नेचुरल सोर्स से हमें मिलती है, नेचुरल सोर्स मींस के बच्चे के मदर से प्लेसेंटा के थ्रू उसको एंटीबॉडीज़ मिलती है जब वो यूट्रस में होता है तब, या फिर उसके पैदाइश के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उस ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ मदर से ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे को, तो ये क्या है? ये नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स से जो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिलती है, यही टू नेचुरल सोर्स है। एक नेचुरल सोर्स मदर का मिल्क और दूसरा नेचुरल सोर्स प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ आते हैं बच्चे में, तो ये कहलाती हैं नेचुरल पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो आर्टिफिशियल पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ दूसरे सोर्सेज से ली जाती हैं, यानी नेचुरल सोर्स से नहीं ली जाती, दूसरे सोर्सेज मींस के इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स के, अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। जैसा कि ये जो टिटेनस की जो बीमारी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई एक बैक्टीरिया है जो कि टिटेनस काज करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्पिंग होती है, इस तरह की एक कंडीशन होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हॉर्सेस होते हैं, तो हॉर्सेस में ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ये इंसर्ट की जाती हैं, और जब उनमें इंसर्ट की जाती हैं तो उस हॉर्सेस के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जो घोड़े होते हैं हॉर्सेस, उनके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जब बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ फिर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उन हॉर्स के प्लाज्मा से। वो एक्सट्रैक्ट करके प्लाज्मा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हॉर्सेस से, प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके उन एंटीबॉडीज़ को लेके इंजेक्शन बना के, और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है वो ह्यूमंस को एडमिनिस्टर कर दिए जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये टिटेनस टोक्सोइड के लिए बने हुए एंटीबॉडीज़ थे जो हॉर्स के बॉडी के अंदर बने थे। अब ये उस हॉर्स के बॉडी मीन्स ये अदर सोर्स हो गया, तो वहाँ से वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन के फॉर्म में उठा के ला के ह्यूमन को एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो
अगर उस ह्यूमन को ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेनाई ने अटैक किया हुआ है और ये एंटीबॉडीज़ जो हॉर्स से उठा के इसको लगाए गए हैं तो ये उसको ख़त्म कर देती है, फिर उस डिज़ीज़ का जो है वो बिल्कुल ख़त्मा हो जाता है इन एंटीबॉडीज़ के थ्रू। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कि अगर दूसरे सोर्सेज से इस तरह इंजेक्शन के फॉर्म में अगर एंटीबॉडीज़ उठा के ह्यूमन को एडमिनिस्टर किए जाए। देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा यहाँ पे लिखा गया है कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ के दौरान एडाप्ट होती है। बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होती, लाइफ के दौरान एडाप्ट होती हैं, इसलिए इसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये 2 टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनको अलग अलग किया गया है। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें एक एक्टिव और एक पैसिव। तो नेचुरल एक्वायर्ड की बात आ गई तो इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड और एक्टिव की अगर बात आ गई तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। देखिए लिखा है कि एंटीजन इंटर द बॉडी नेचुरली, एंटीजन नेचुरली इंटर हो गई, अनइंटेंशनली आपको एक्सपोजर हो गई किसी भी एंटीजन के साथ, तो फिर बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट बनते हैं, तो इसको कहा जाता है एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव को देख लें कि पैसिव नेचुरल है, तो दिखा है कि एंटीबॉडीज़ पास फ्रॉम मदर वाया फीटस टू फीटस वाया प्लेसेंटा और इन्फेंट वाया द मदर मिल्क के थ्रू या प्लेसेंट्रा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, बच्चे को जो एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, यानी ये नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स में जो मिलते हैं तो ये कहलाती है पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल में आ जाए, अब आर्टिफिशियल में नेचुरल कोई काम नहीं होगी, इसमें दोनों जो है एक्टिव भी आर्टिफिशियली होगी और पैसिव भी आर्टिफिशियली होगी। एक्टिव किस तरह आर्टिफिशियली होगी, इसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगे, लेकिन जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उस वैक्सीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनेंगे, जो कि आर्टिफिशियल चीज़ है। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि इंटेंशनली चाहते हुए बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है, और चाहते हुए जो बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो ये एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। और अगर एंटीबॉडीज़ जो है वो एडमिनिस्टर कर दिए गए बॉडी में और दूसरे जो सोर्सेज है वहाँ से, लिखा है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन, कि कोई भी एनिमल का या दूसरे ह्यूमन के सीरम में बने हुए एंटीबॉडीज़ है, पहले से प्री फॉर्म्ड बने हुए एंटीबॉडीज़ है, और वो एंटीबॉडीज़ एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन के फॉर्म में अगर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो फिर ये पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती हैं। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इज़ इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी, इसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी या फिर नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। वन मे इनहेरिट सम फ्रॉम इम्यूनिटी लाइक रेजिस्टेंस ऑफ स्किन टू इन्वेजन बाय बैक्टीरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्म्स इन द स्टमक बाय इट्स एसिडिक सिक्रीशन एंड एंजाइम्स एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर बाय WBCs। अब देख लें कि एक बंदा जो है वो कुछ इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिट करके आता है, यानी इनहेरिट में अपने माँ के पेट के अंदर ही सब कुछ जो है उसको मिल जाती है और वो उनके साथ पैदा होता है, तो ये उसकी इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि उसका स्किन है कि स्किन बैक्टीरिया को इन्वेट करने नहीं देता, बॉडी में दाखिल होने नहीं देता, अगर दाखिल हो जाते हैं तो स्टमक में एसिडिक सिक्रीशन प्रेजेंट है जो कि उन जर्म्स की डिस्ट्रक्शन काज करती हैं, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे ऐसे फेगोसाइड्स हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे जो इन्वेडर्स हैं उनकी फेगोसाइटोसिस काज करते हैं, WBCs में मौजूद होते हैं और उनकी फेगोसाइटोसिस काज करते हैं, तो फिर ये सब कहलाती हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स लिखे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन वन मेक्स हिज हर ओन एंटीबॉडीज़। एक्टिव इम्यूनिटी उसे कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडीज़ बने, चाहे वो नेचुरल सोर्स की वजह से बने, चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्स की वजह से बने, यानी चाहे वो नेचुरल स्टिमुलाई की वजह से बने, चाहे वो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई की वजह से बने, लेकिन बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज़ बने, तो इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग टर्म, और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म इसलिए होती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ एक बंदे के खुद के जिस्म में बनते हैं और वो परमानेंट होते हैं। इनमें मेमोरी सेल मौजूद होता है जो कि, यानी ये जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता है कि जो B सेल्स है,
बी लिम्फोसाइट्स जो है उनकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो बी लिम्फोसाइट में एक प्लाज्मा बी सेल्स है और एक मेमोरी बी सेल्स है। तो जो मेमोरी बी सेल्स है वो इस जर्म को, जो जर्म आया था उसको याद रखते हैं। मुस्तकबिल में अगर वो आ जाता है तो फिर उसके लिए एंटीबॉडी तैयार होते हैं, जाके उस पर अटैक कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में ख़ुद बनते हैं, यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये लॉन्ग टर्म है। और इसकी बनस्बत जो पेसिव इम्यूनिटी है, पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ किसी अदर सोर्स से मिलती है। अब अदर सोर्स से मिलने वाले जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनमें मेमोरी सेल्स नहीं होती, वो ये जल्द ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट टर्म होती है, मेमोरी सेल उसमें प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो यहाँ पे जो एक्टिव इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी होती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप से एक नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में लिखा है कि इफ़ यू गेट एन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक वेरिसिला, ऑफन टाइम्स दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर देन स्टोर्ड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन द फ्यूचर। कि अगर आपको खुदा न खास्ता इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसा कि वेरिसिला हुआ है, वेरिसिला चिकन पॉक्स को वेरिसिला भी कहा जाता है, ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस की वजह से काज होती है, जो कि एक डीएनए वायरस है और ये जो हर्पीज़ वायरस है उनके ग्रुप का एक मेंबर है वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस। तो उसकी वजह से काज होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है चिकन पॉक्स, जिसको वेरिसिला भी कहा जाता है। तो ये जब कभी वेरिसिला हो जाता है तो क्या होता है, वेरिसिला के ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं और मेमोरी सेल्स बनते हैं और वो स्टोर्ड होते हैं। जब कभी खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में दोबारा ये इन्फेक्शन आ जाए तो फिर उसको ये प्रिवेंट करेंगे, वो इन्फेक्शन जो है अटैक नहीं कर सकेगी, अटैक तो करेगी लेकिन असर नहीं दिखा पाएगी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इंजेक्टिंग और टेकिंग एंटीजन बाय माउथ। अगर माउथ के थ्रू या इंजेक्शन या माउथ के थ्रू ओरली जो एंटीजन है उसको लिया जाए इंटेंशनली वैक्सीन के तौर पर, या फिर इंजेक्शन लगाया जाए वैक्सीन की और वो जो एंटीजन है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाए इंटेंशनली, तो क्या होगा, टेक्स टाइम फॉर टी एंड बी सेल्स टू बी एक्टिवेटेड बट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। आप देखिए कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा कि बहुत सारे टी सेल्स बनेंगे, बहुत सारे बी सेल्स बनेंगे, लेकिन जब बन जाएंगे तो ये भी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है कि बहुत ज़्यादा वक्त पे ये वो करती है, फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मुस्तकबिल में दोबारा अगर वो आ जाए तो उसको प्रिवेंट करती हैं, उसको हावी होने नहीं देती। पेसिव को देख लें, occurs when antibodies come from other source. This type of immunity is short term। वही बात है कि एंटीबॉडीज़ जब दूसरे सोर्सेज से आते हैं तो ये पेसिव इम्यूनिटी कहलाती हैं कि बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, अदर सोर्स से एंटीबॉडीज़ आते हैं और ये शॉर्ट टर्म होती हैं क्योंकि मेमोरी सेल्स इसमें नहीं बनते। जब एंटीबॉडीज़ दूसरे सोर्सेज से आ जाते हैं तो मेमोरी सेल्स वहाँ पे मौजूद नहीं होते, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है। उस टाइम पे जब कोई इन्फेक्शन है और अदर सोर्स से एंटीबॉडी लगाए जाए तो फिर वो उसी टाइम उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, लेकिन फिर दोबारा अगर वो इन्फेक्शन आ जाए तो दोबारा लगाना पड़ेगा एंटीबॉडी, फिर वो एंटीबॉडी बॉडी में स्टोर नहीं होते क्योंकि वो बाहर से किसी अदर सोर्स से मिलते हैं। अब देखिए कि जब कोविड-19 आई थी तो उस टाइम क्या किया जाता था, जिन लोगों को कोविड-19 हुई है तो उनसे ब्लड ली जाती थी और उनके प्लाज्मा से उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बने हैं उनके ब्लड प्लाज्मा में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंजेक्शन के फॉर्म में। जो दूसरे लोग जिनको ये इन्फेक्शन होने का ख़दशा है तो उनको लगाया जाता था ताकि उन पे ये कोविड-19 हावी ना हो सके, लेकिन वो उसी कुछ टाइम के लिए काम करती थी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। इट हैज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। अब पेसिव के भी 2 टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल पेसिव जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू या मिल्क के थ्रू जो मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र हो तो ये नेचुरल पेसिव कहलाती हैं। और अगर आर्टिफिशियल पेसिव मींस के यूज़ ड्यूरिंग पोटेंशियल फेटल डिजीज़, और ये जो आर्टिफिशियल पेसिव है ये बहुत ज़्यादा अगर पोटेंशियली फेटल डिजीज़ है, कोई ख़तरनाक डिजीज़ है तो उस टाइम यूज़ की जाती है, इतना कॉमन नहीं है। यानी हर एक डिज़ीज़ के लिए हम आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी जो है वो नहीं बनाते, ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर डिज़ीज़ पोटेंशियली फेटल डिजीज़ है तो उस टाइम ये यूज़ की जाती हैं। प्रोवाइड्स एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स बट ओनली टेम्पररी एज एंटीबॉडीज़ आर नॉट द बॉडीज़ ओन, सो मेमोरी सेल्स आर नॉट क्रिएटेड। अब देख लें कि ये
इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स उस टाइम पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे देती है, डिजीज़ को ख़त्म कर देती है, लेकिन टेम्पररी है क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसके खुद के जिस्म के नहीं है, बाहर से उसको मिले हैं किसी अदर सोर्स से, तो इसलिए मेमोरी सेल्स नहीं बने हैं। जैसा कि टिटेनस इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन गिवन, ये मैंने आप लोगों को बताया कि टिटेनस इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें हॉर्सेस के ब्लड से वो जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और एंटीटॉक्सिन के हिसाब से लगाए जाते हैं एक ह्यूमन को, तो उनके बॉडी में जो जितने भी टॉक्सिन्स है ये उनके ख़िलाफ़ काम करती हैं और उन जो टॉक्सिन्स है उनको डीएक्टिवेटेड कर देती है और वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। वैक्सीन एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़, अब देख लें स्टूडेंट्स कि ये वैक्सीन्स क्या है और प्रिवेंटेबल डिजीज़ क्या है। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कितने हैं आप यहाँ पे आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ बन सकती हैं इनसे। तो जो जितने भी डिजीज़ है जो कि वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं, तो उनमें पोलियोमिलाइटिस है, पोलियो की बीमारी, न्यूनेटल टिटनस है कि बच्चों को टिटनस का अटैक होना, तो ये अगर इसकी हम वैक्सीन लगा दें तो फिर इससे बच्चा बच सकता है। मीज़ल्स जो खसरा होती हैं उससे हम बच्चे को वैक्सीन के थ्रू बचा सकते हैं। डिफ्टीरिया होती है, पर्टूसिस होती हैं, हेपेटाइटिस बी होती है, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस होती हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे डिजीज़ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो ये वो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद जो ये इन स्लाइड के ख़त्म होने के बाद, ये 137 स्लाइड्स ख़त्म होने के बाद जो दूसरे स्लाइड्स में स्टार्ट करूँगी, तो उसमें ये जो डिजीज़ है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये एक एक करके उसमें एक्सप्लेन हुई है। उसमें मैं आप लोगों को ये सारे डिजीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। इस स्लाइड में आप इनके नेम्स याद कर ले कि वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट होने वाले डिजीज़ जो है वो पोलियोमिलाइटिस, नियोनेटल टिटनस, मीज़ल्स, डिफ्टीरिया, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, ये सब हैं। These diseases are preventable and can be eradicated like smallpox as very safe and effective vaccine are available। आप देखें कि ये जो जितने भी डिजीज़ है ये भी स्मॉल पॉक्स की तरह एरेडिकेट किए जा सकते हैं। स्मॉल पॉक्स उस टाइम बहुत ज़्यादा ये जो है इसने तहलका मचा दिया था, इस तरह फैला हुआ था, बहुत सारे डेथ जो है इसकी वजह से काज हुए थे, लेकिन फिर जब इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनी तो उस वैक्सीन ने इसको एरेडिकेट कर दिया, इसका ख़ात्मा कर दिया। तो ये जो डिजीज़ है वैक्सीन के थ्रू इनको भी हम इनकी ख़ात्मा कर सकते हैं जिस तरह स्मॉल पॉक्स का ख़ात्मा किया गया था। वैक्सीन क्या है? A vaccine is a biological preparation that improve immunity to a particular disease। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है और ये क्या करती हैं, एक ख़ास डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं एक ख़ास डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। A vaccine typically contain an agent that resemble a disease causing microorganism। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आमतौर पर इसके अंदर एक एजेंट होती है जो कि एक ख़ास डिज़ीज़ होता है, उस डिज़ीज़ को काज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको रिजेंबल करता है, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद होता है और वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, डिज़ीज़ काज नहीं कर पाता, लेकिन उसको देख के उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं बॉडी में, जो कि दोबारा अगर नेचुरली वो एंटीजन बॉडी में इंटर हो गई तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पहले से बने हैं वो उसको ख़त्म कर देंगे। इट इज़ ऑफन मेड फ्राम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ द माइक्रोब। देखिए वो जो माइक्रोब है उसको या तो किल किया जाता है या उसको बहुत ज़्यादा वीक बनाया जाता है। इट्स टॉक्सिन्स आर वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन, या फिर उसके टॉक्सिन्स उठा के उसके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिकेटेड करके उससे वैक्सीन बनाया जाता है, या फिर उसके सरफेस प्रोटीन्स में से यानी उसके बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट उठाया जाता है और उस पार्ट को एज ए वैक्सीन बनाया जाता है ताकि उस पार्ट को देख के ह्यूमन के बॉडी के अंदर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाए, या फिर उस टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाए, या फिर उस माइक्रोब के ख़ुद के पूरे माइक्रोब के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाए। कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो कि फुल माइक्रोब होते हैं, या तो उनको फुली डीएक्टिवेट किया जाता है या फिर उनको जो है वो थोड़ा कमज़ोर बनाया जाता है कि वो डिज़ीज़ काज नहीं कर पाए, या फिर उनके टॉक्सिन्स उठा के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिकेटेड करके, या फिर उनके सरफेस का तो कोई छोटा सा पार्ट तोड़ के उसको फिर वो डिटॉक्सिकेटेड बना के एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि उनको देख के बॉडी के अंदर उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाए और मुस्तक़बिल में अगर जाके वो बैक्टीरिया सच में बॉडी में आ जाते हैं तो पहले से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं और वो उनको ट्रैप करके ख़त्म कर दें। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन है तो इसका आप देख लें। वैक्सीन के मेजर जो 2 टाइप्स हैं वो ये 2 हैं कि
एक तो लाइव वैक्सीन्स और एक तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में ये फ़र्क है कि लाइव वैक्सीन में वो जो माइक्रोब है वो ज़िंदा होता है, लेकिन उसको एटीन्यूएट किया जाता है। उसकी वो जो एटीन्यूएट मीन्स कि उसकी जो डिज़ीज़ काजिंग एबिलिटी है उसको ख़त्म कर दी जाती है। उसकी जो डिज़ीज़ काजिंग की जो फोर्स है उसको रिड्यूस की जाती है, उसकी डिज़ीज़ काजिंग एबिलिटी को ख़त्म की जाती है। लेकिन वो माइक्रोब ज़िंदा होता है, वो ग्रो करता है, वो डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता है, लेकिन वो डिज़ीज़ काज नहीं कर पाता। इस तरह उसको बनाया जाता है और उसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो बॉडी में उसके खिलाफ जैसे ही वो ग्रो करता जाता है, जितना ज़्यादा वो ग्रो करेगा उतना ज़्यादा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे, लेकिन वो डिज़ीज़ काज नहीं कर पाएगा क्योंकि इटेन्यूएटेड है, उसकी डिज़ीज़ काजिंग एबिलिटी ख़त्म कर दी गई है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो किल्ड वैक्सीन है, जिसमें माइक्रोब को मारा गया है, माइक्रोब किल्ड है। किल्ड माइक्रोब जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो किल्ड माइक्रोब को देख के भी वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उस किल्ड माइक्रोब के ख़िलाफ़। और अगर खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल में कोई नेचुरली उसको वो एक्सपोजर हो गई उस माइक्रोब के साथ, तो उसके ख़िलाफ़ पहले से एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, वो उसको ट्रैप करके ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे जो सेलुलर फ्रैक्शंस है, ये सेलुलर फ्रैक्शंस भी बेसिकली किल्ड वैक्सीन होते हैं, ये भी इनएक्टिवेटेड होते हैं, किल्ड होते हैं। लेकिन इनको सेलुलर फ्रैक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस माइक्रोब के सेल का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, और उस छोटे से टुकड़े या तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड पार्ट होता है या तो वो प्रोटीन पार्ट होता है। मींस के या तो उस फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन वाला छोटा सा हिस्सा उठा रहे हैं, या फिर उसके बॉडी का सेल वाल का कोई पॉलीसेकेराइड वाला छोटा सा हिस्सा उठा रहे हैं और उस हिस्से को इंसर्ट किया जाता है, उसको देख के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको सेलुलर फ्रैक्शंस कहा जाता है। और जो कम्बिनेशंस है, तो कम्बिनेशंस बेसिकली सेलुलर फ्रैक्शन के कैटेगरी में आते हैं, यानी कैटेगरी में तो नहीं, मींस के जो सेलुलर फ्रैक्शंस है ये मैंने आप लोगों को बताया कि या तो प्रोटीन पार्ट होते हैं या तो पॉलीसेकेराइड पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पार्ट होते हैं। तो जो कम्बिनेशंस है उसमें क्या किया जाता है, एक माइक्रोब से प्रोटीन पार्ट भी लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी लिया जाता है, और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है इनकी आपस में लिंकेज बना दी जाती है, इनको कंबाइन किया जाता है, और ये जो कंबाइन करके बन जाती हैं तो इसको फिर कहा जाता है कंजुगेटेड वैक्सीन या फिर कंबाइन वैक्सीन या कम्बिनेशन इसको कहा जाता है। और बाकी जो टॉक्सोइड्स हैं, तो टॉक्सोइड्स इसमें बेसिकली माइक्रोब नहीं होता, लेकिन माइक्रोब के क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। माइक्रोब के टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स वो बनाते हैं तो वो टॉक्सिन्स उठाए जाते हैं और उन टॉक्सिन्स को क्या किया जाता है कि किसी और यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डालते हैं, और उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर डालने के बाद उसके जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनते हैं उस टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़, तो वो एंटीबॉडीज़ उठाए जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ लाके एक ह्यूमन जो है उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है। तो ये टॉक्सोइड का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये टॉक्सोइड वैक्सीन जो है वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ होते हैं, तैयार एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये तैयार एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो ये जो टॉक्सोइड्स है तो ये बेसिकली माइक्रोब के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, ये टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये टॉक्सोइड जो है ये डायरेक्टली, ये जितने भी जो टॉक्सोइड्स है तो ये डायरेक्टली टॉक्सिन्स पे एक्ट करते हैं और टॉक्सिन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इनका ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स are produced by modifying a disease producing virus or bacteria in a laboratory। यानी ये क्या किया जाता है, जो डिज़ीज़ काजिंग वायरस या बैक्टीरिया है उनको मॉडिफाई किया जाता है लेबॉरेटरी में ले जाके। मॉडिफाई मीन्स के उसको जो उसकी डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है उसको ख़त्म कर दी जाती हैं। द रिजल्टिंग वैक्सीन ऑर्गेनिज्म रिटेन द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, ग्रो एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी बट यूजुअली डज नॉट काज इलनेस। ये जो रिजल्टेंट वैक्सीन ऑर्गेनिज्म है, यानी जो वैक्सीन के अंदर अब जो मॉडिफिकेशन के बाद, एटीन्यूएशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसमें ये सलाहियत है कि ये रिप्लिकेट कर सके, ये ग्रो करती है, लेकिन ये इलनेस नहीं काज कर पाती, इलनेस की इसकी एबिलिटी ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये जब ग्रो करती हैं तो इम्यूनिटी बनती जाती है, एंटीबॉडीज़ बनते जाते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इंक्लूड
BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीज़ल्स वैक्सीन, मम्स और रूबीला। ये जो मीज़ल्स, मम्स, रूबीला, MMR वैक्सीन और BCG जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन है, और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियोमिलाइटिस के ख़िलाफ़ पोलियो वैक्सीन ओरल ये एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये जितने भी है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स है। लाइव एटीन्यूएटेड मीन्स कि ये क्या है, ये ज़िंदा है, ग्रो कर सकते हैं लेकिन डिजीज़ काज नहीं कर सकते, इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है, इससे MCQs बन सकती है। इसमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है इनमें से और पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये आपने याद रखनी है कि कौन कौन से वैक्सीन जो है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैन बी composed ऑफ आइदर होल वायरस और बैक्टीरिया और फ्रैक्शन ऑफ आइदर। देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या तो पूरा एक होल वायरस, एक होल बैक्टीरिया होता है, या फिर उनका थोड़ा सा जो है वो हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो कि किल कर दिया जाता है। फ्रैक्शन वैक्सीन आइदर प्रोटीन बेस्ड और पॉलीसेकेराइड बेस्ड। जो फ्रैक्शन होते हैं फ्रैक्शन वैक्सीन, या तो वो प्रोटीन पार्ट होते हैं उस बैक्टीरिया या उस वायरस का, या फिर उसका पॉलीसेकेराइड पार्ट होते हैं। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन इंक्लूड टोक्सोइड, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड सब यूनिट और सब वेरिएंट प्रोडक्ट। जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं तो वो टोक्सोइड्स होते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, तो इसीलिए इनको उठाया जाता है और फिर इनको डीएक्टिवेटेड करके इस तरह इसके एडमिनिस्टर फिर किए जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। यानी टॉक्सिन्स उठाया जाता है और टॉक्सिन्स उठा के उनको डीएक्टिवेटेड कर दिया जाता है। और जो सब यूनिट और सब वेरिएंट, तो इनको या तो हम सब वेरिएंट या तो इनको हम सब यूनिट वैक्सीन्स भी हम इनको कह सकते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होते हैं। सब वेरिएंट्स मीन्स कि जो स्पेसिफिक पीसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक वायरस है तो उसके कैस्पिड का पीस है, उसका कोई प्रोटीन पार्ट है, तो इनको कहा जाता है कि ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट का उठाना जिसमें टॉक्सिन की एग्जांपल है, तो इसका मतलब ये है कि टॉक्सिन्स उठाए जाते हैं और इनको डिटॉक्सिकेटेड बनाया जाता है। डिटॉक्सिकेटेड बना के फिर उस जो डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन है उसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन को जब एडमिनिस्टर कर दिया जाता है तो फिर बॉडी में उस टॉक्सिन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और फिर खुदा न खास्ता वो बैक्टीरिया आ जाए और उस बैक्टीरिया की वजह से टॉक्सिन्स बन जाए बॉडी के अंदर, तो फिर वो जो एंटीबॉडी थे वो उन टॉक्सिन्स को एक एक करके ख़त्म कर देंगे। बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, उनके टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देंगे। तो टॉक्सिन्स ख़त्म होगी तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन भी नहीं होगी। Most polysaccharide based vaccines are composed of pure cell wall polysaccharide from bacteria। और ज़्यादातर जो polysaccharide based वैक्सीन होते हैं तो ये बैक्टीरिया के जो सेल वाल के polysaccharide हैं तो वो होते हैं प्योर सेल वाल polysaccharide उठाए जाते हैं और वो एडमिनिस्टर कर दिए जाते हैं। Conjugated polysaccharide vaccines, दोज इन विच पॉलीसेकेराइड इज केमिकली लिंक टू प्रोटीन। देख ले कि ये जो कंजुगेटेड है ये भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंडर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। एक प्रोटीन पार्ट उठाया जाता है, एक पॉलीसेकेराइड पार्ट उठाया जाता है और इनकी लिंकेज बना दी जाती है और फिर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। दिस लिंकेज मेक द पॉलीसेकेराइड ए मोर पोटेंट वैक्सीन। अब इस पॉलीसेकेराइड के साथ जब प्रोटीन पर लिंक की जाती हैं तो वो वैक्सीन मोर पोटेंट बन जाती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंक्लूडेड पर्टूसिस, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस बी। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये फर्स्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी। फर्स्ट जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अगर MCQs आ जाए तो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी। फर्स्ट टाइम इसको इनएक्टिवेटेड करके बनाया गया था। तो पर्टूसिस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है, पर्टूसिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये जो 3 है ये आते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की कैटेगरी में। ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है। अब टॉक्सोइड देख लें। टॉक्सोइड सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि डिफ्थीरिया है, टिटेनस बेसिलाई है। ये क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस इन दीज ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं इनको निकाला जाता है और फिर निकाल के वैक्सीन प्रिपेयर करने में ये इस तरह करते हैं कि इनको डिटॉक्सिकेटेड करते हैं। इनकी इन टॉक्सिन की जो डिजीज़ काज करने की एबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर इसको वैक्सीन बनाया जाता है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक मोइटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन रदर देन एक्ट अपॉन द ऑर्गेनिज्म। अब ये जब एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ये डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन जब एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो
इनके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनते हैं तो वो फिर जब बैक्टीरिया आ जाए और बैक्टीरिया फिर बॉडी के अंदर आके टॉक्सिन्स बनाए तो उस टॉक्सिन्स की जो टॉक्सिक मोइटी है, जो उसका टॉक्सिक असर है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ये एंटीबॉडीज़। ये ऑर्गेनिज्म पे एक्ट नहीं करते लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के बनाए हुए टॉक्सिन्स पे एक्ट करते हैं। दीज वैक्सीन्स आर सेफ़ एंड इफेक्टिव, और ये वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा सेफ़ और इफेक्टिव होते हैं। सेलुलर फ्रिक्शन, ये वही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एक टाइप्स है। इनको अलग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इसमें फ्रिक्शन उठाए जाते हैं, होल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इसीलिए इनकी अलग एक यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। सम वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रिक्शन, के कुछ जो है एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रिक्शन, सेल के कुछ पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उनसे वैक्सीन बनाए जाते हैं, जैसा कि मेनिंजियोकोकल है, वैक्सीन फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड पार्ट ऑफ सेल वॉल। मेनिंजियोकोकल वैक्सीन जो है उसमें मेनिंजियोकोकल बैक्टीरिया जो है मेनिंजियोकोकस, तो उसके पॉलीसेकेराइड पार्ट जो है उसके सेल वाल का, वहाँ से ये वैक्सीन बनाई गई है। द नीमोकोकल वैक्सीन फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड कंटेंट इन द कैप्सूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए नीमोकोकल वैक्सीन जो है वो नीमोकोकस बैक्टीरिया के कैप्सूल में जो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। दिस वैक्सीन आर सेफ एंड इफेक्टिव, ये भी बहुत ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव होते हैं। सारे वैक्सीन सेफ़ और इफ़ेक्टिव होते हैं लेकिन मेनली इनको देखा गया है कि सेलुलर फ्रिक्शंस और जो टॉक्सिन्स है इन में जो इम्यूनिटी बनती है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत इफ़ेक्टिव होता है बनस्बत इनके। लेकिन सारे वैक्सीन जितने भी होते हैं सेफ़ भी होते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका आज का हमारा वीडियो लेक्चर पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में हम ईपीआई शेड्यूल डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, कन्फ्यूजन जल्दी से डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के कन्फ्यूजन्स, आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।